नमस्कार, मैं अतुल कुमार यादव, वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ACEBC जाट्स गोरखपुर से। आज हम आपको बताने वाले हैं कोदो मिलेट्स के बारे में, जो कि श्री अन्न में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोदो की खेती के बारे में बात करें तो कोदो एक श्री अन्न, जो मोटा अनाज जिसे कहते हैं, उसमें कोदो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनाज है, जिसकी खेती के लिए किसानों की रुचि धीरे धीरे तो कम हो गई है। काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं हैं कि कोदो होता क्या है। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कोदो के बारे में और बताएंगे कोदो के सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं और कोदो के खाने से कौन सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है, साथ ही किस मिट्टी में उगाया जा सकता है, इसकी उपज क्या होती है और इसमें उर्वरक की आवश्यकता कितनी होती है सिंचाई के साथ साथ। इसके बारे में आराम से विभिन्न जो भी क्वेश्चंस हैं किसानों के, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। कोदो, जहाँ तक बात करें कोदो की, तो वेदों पुराणों में ऐसा लिखा हुआ कि कई हजार वर्षों पूर्व महर्षि ऋषि मुनियों ने इसकी खेती प्रारंभ की थी। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। ऋषि विश्वामित्र ने सबसे पहले कोदो अन्न को ही उगाया था और इसका सेवन करके उन्होंने अपना काफ़ी जीवन यापन अपना किया था। और मोटे अनाजों की खेती करने से और इनका सेवन करने से कई सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और इनका इलाज भी, रोकथाम भी किया जा सकता है। कोदो की बात करें तो कोदो भारत की परंपरागत जो खेती है श्री अन्न की, उसमें से सबसे पहली ऐसी फसल है मोटे अनाजों में कोदो, जिसको ऐसा माना जाता है, पुराणों में ऐसा लिखा गया कि महर्षि विश्वामित्र ने सबसे पहले कोदो की खेती करके ही इसका सेवन किया था और कई हजारों वर्षों तक इसकी खेती परंपरागत तरीके से चलती चली आ रही है। आज के परिवेश में हम कोदो की बात करें तो पीढ़ी है उसने देखा तो दूर, यहाँ तक कि लोग नाम भी नहीं जानते हैं। जबकि महत्वपूर्ण विषय ये है कि कोदो के सेवन करने से हम अपनी जीवनचर्या और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ ही कई सारी बीमारियों से भी इनसे बच सकते हैं। कोदो आहार के सेवन करने से कई सारे बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोदो का सेवन करते हैं तो रक्तचाप, मोटापा, मानसिक कमजोरी जो है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी हम आराम से इससे बचा जा सकता है तथा कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ा जा सकता है। साथ ही बात करें कोदो की खेती के बारे में, तो कोदो एक सूखे घास वाली फसल है, जो कि सूखे क्षेत्र में भी आराम से उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें सिंचाई की, तो अगर बहुत अधिक सूखा पड़ने पे 1 से 2 सिंचाई बहुत होती है, या वर्षा कहें तो वर्षा आधारित ये फसल होती है। कोदो के सेवन के लाभ के बारे में बात करें तो कोदो के सेवन के लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसके सेवन से हम कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। तथा दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो भूमिका ये है कि आज के परिवेश में देखा जाए तो पेट की सबसे बड़ी समस्या, पेट की जो है वो है, पेट जो है, पाचन प्रणाली, जो आज की पीढ़ी में देखा जा रहा है, फास्ट फूड जैसे खाने से लोग काफ़ी पेट की बीमारियों से परेशान हैं। तो कोदो के सेवन करने से पेट के अनेकों बीमारियों को इसके सेवन से दूर किया जा सकता है तथा इसके खाने से, इसके सेवन करने से पाचन प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ और सही रहती है। और इसके बाद कोदो के बारे में बताया तो कोदो जो है कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, न कि बढ़ाता है। लोग पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, क्या इसके सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? तो नहीं किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसको, अगर कोदो का सेवन हम परस्पर करते रहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो घटता है, बढ़ता नहीं। मधुमेह यानी शुगर, जो कि आजकल के परिवेश में बहुत ही भयानक बीमारी का रूप धारण कर चुकी है, इसके बारे में बातचीत करें तो मधुमेह के लिए सबसे अच्छी जो अन्न है वो कोदो है, क्योंकि इसमें रेशे की मात्रा काफ़ी कम होती है। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कोदो का सेवन करते हैं तो कोदो के सेवन करने से शुगर जैसी बीमारी यानी मधुमेह जैसी बीमारी से आसानी से लड़ा जा सकता है और इसके सेवन करने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी जो होती है
कोदो का सेवन करने से इसलिए ठीक किया जा सकता है क्योंकि इसमें रेसे की जो मात्रा होती है वो 9% यानी 9% ही केवल होती है, जो कि शरीर में पाचन प्रणाली में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको पचने में काफ़ी समय लगते हैं और कोदो के सेवन से शुगर जैसी बीमारियों से आसानी से लड़ा जा सकता है। साथ ही बात करें तो अधिक पोषक तत्व होने के कारण इसको सभी उम्र के लोग, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं खा सकते या बुजुर्ग नहीं खा सकते या युवा नहीं खा सकते। कोदो जो है वो अनाज, ये कोई भी किसी भी उम्र के लोग इसे आसानी से सेवन कर सकते हैं। कोदो के अनाज के कई सारे लाभ हैं जो कि हमने बताया और आगे बता भी रहे हैं। कई सारे किसानों के सवाल भी हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि इस अनाज को अगर दाल के साथ मिलाकर हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी सुदृढ़ होती है। अगर दाल के साथ हम कोदो का सेवन करें तो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी सुदृढ़ होगी और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी मजबूत होगी और रोगों से हम लड़ सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। कोदो के आटे का अगर कहीं चोट लगी हुई है तो इसके आटे को अगर लेप बनाकर लगाया जाए तो इससे काफ़ी आराम मिलता है और पोषक तत्व अगर इसको खाया जाए तो पोषक तत्व की कमी भी पूरी की जा सकती है। यह अनाज शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि खिलाड़ियों के लिए, जो कि हमारे स्पोर्ट्स जो मैन हैं वो खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोदो जो है, कोदो मिलेट्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी है। हमारे पास कुछ किसानों के सवाल आए हुए हैं जिनको हम किसानों को बताना चाहेंगे। एक किसान ने हमें ये लिख के भेजा है कि कोदो की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसान हैं, मिट्टी के बारे में जानने की इनकी इच्छा है। तो देखिए कि जो भी किसान भाई हैं या जो भी खेती करते हैं कोदो की, उनको हम बताते हैं कि श्री अन्न जो है कोदो, इस फसल में अधिक जल मांग की आवश्यकता नहीं होती है। इसे उपजाऊ मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। तो कोदो एक ऐसी फसल है जो कि उर्वर मिट्टी में भी कोदो को आराम से उगाया जा सकता है। पथरीली कंकड़ीली जो मिट्टियाँ जिसमें कोई भी फसल नहीं होती है, उस मिट्टी में भी कोदो जैसी फसल को हम आसानी से उगा सकते हैं। अगर बलुई मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस मिट्टी में इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। हाँ, किसान भाई एक बात का ध्यान जरूर देंगे, एक बात की, कि इस फसल में जल निकास की व्यवस्था परस्पर होनी चाहिए, क्योंकि अधिक जल अगर यहाँ रुकता है तो थोड़ी सी नुकसान की संभावना बनी रहती है। इसलिए जल निकास की संभावना जहाँ तक हो किसानों को इसके लिए करनी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है, सर इन्होंने भेजा है किसान ने उड़ीसा से, कि इस अनाज को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम किसान को बताएंगे कि हिंदी में इसे कोदो के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे भारत में, भारत या उत्तर प्रदेश में कहे तो हमारे यहाँ लोकल में हिंदी में इसे कोदो के नाम से जानते हैं। उड़िया में कोदुआ के नाम से, गुजराती में कोटरा के नाम से, बंगाली में कोदो के नाम से, मराठी में कोदरा के नाम से, कन्नड़ में हरका और पंजाबी में कोदरा के नाम से इसे जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। चूँकि कोदो जो है वो देखने से ही पता चल जाता है, जो खाने वाले हैं वो तो ऐसे ही पहचान जाएंगे। लेकिन अलग अलग, जैसे जो कहा गया है कि जैसा देश वैसा भेष, तो अलग अलग जगहों पे इसकी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मौसम के बारे में। किसान भाई ने एक सवाल हमें भेजा है कि इसे किस मौसम में उगाया जा सकता है। तो किसान भाई को हम इसके लिए बताएं, मौसम के बारे में जहाँ तक जानकारी बता दें। किसान भाई कोदो की खेती करना चाहते हैं तो मानसून के साथ इसकी बुआई करें, तथा इसकी बुआई के लिए जून से लेकर के अगस्त तक का महीना सबसे बढ़िया होता है। जून से अगस्त तक के बीच में कोदो की बुआई किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। देवरिया के एक किसान ने एक सवाल हमें लिख के भेजा है कि कोदो की फसल उगाने के लिए सर हमें किस प्रकार अपने खेत को तैयार करना होता है। तो किसान भाई हम आपको बता दें कि कोदो की फसल के लिए हमें बहुत अपनी मिट्टी को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 से या 2 बार मिट्टी पलट हल या फिर हैरों से इसकी जुताई करके
कोदो की बुआई हम आराम से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इस बात का ध्यान दें कि कोदो चूँकि घास अगर खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो तो इसमें अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो अगर इसकी बुआई करते हैं तो किसान भाई को 1 से 2 बार मिट्टी पलट हल से इसकी जुताई करके बुआई आराम से कर सकते हैं। बीज की बात करें तो कोदो के बीज के लिए लाइन से अगर हम बुआई करते हैं तो कोदो की बीज जो बीज दर है वो लाइन से लाइन अगर बुआई करते हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई ध्यान दें, जहाँ तक प्रयास हो लाइन से बुआई करें ताकि अधिक से अधिक खरपतवार नियंत्रण आसानी से किया जा सके और अधिक से अधिक उत्पादन हम अपने कोदो की फसल से ले सकते हैं। किसान भाइयों से कहेंगे कि इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि अगर कोदो की बुआई आप करते हैं तो कोदो की बुआई के लिए आप जो बीज जो बुआई के लिए उपयोग करेंगे उसका बीजोपचार बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर बीज उपचार करते हैं तो कई सारे बीमारियों या फिर जो जर्मिनेशन परसेंटेज है उससे में काफ़ी लाभ मिलेगा। और बीज उपचार करने से आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी आराम होता है और जर्मिनेशन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। बीज उपचार के लिए बात करें तो मैनकोजेब या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित आराम से किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज को इससे उपचारित कर सकते हैं। कुशीनगर से एक किसान भाई ने हमें एक सवाल भेजा है कि सर इस फसल की रुपाई के तरीकों पर प्रकाश डालिए। तो किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि जो कोदो की फसल की रुपाई है इसमें कोई बहुत तरीके की बात नहीं है। अगर आप रुपाई करके इसकी बुआई करना, जो भी रुपाई करके इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसका बीज जैसे हम धान का बेहन गिराते हैं, धान का बीज गिराते हैं, वैसे ही मई से जून के महीने में इसकी बेहन गिरा के इसकी रुपाई आराम से हम कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 25 × 10 होनी चाहिए। 25 × 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पौध से पौध की दूरी रखकर इसकी रुपाई आराम से कर सकते हैं और कोदो की जो है फसल की रुपाई करके उत्पादन हम ले सकते हैं। एक सवाल हमें एक किसान भाई ने उत्तराखंड से भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसकी कौन कौन सी प्रजातियां हमें अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, पथरीली भूमि में कौन सी प्रजाति अच्छा रहेगा और इसके बारे में हमें बताएं। तो देखिए किसान भाई, आपको हम बता दें कि अलग अलग जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग अलग प्रजातियां जो वैज्ञानिकों ने संसूचीकरण किया है, तो अलग अलग प्रजातियां हैं जो हैं अलग अलग मिट्टी के लिए, अलग अलग जलवायु के लिए अलग अलग प्रजाति है। जिसमें कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में RBK 155, JPUK 3, पहाड़ी यानी पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड या जो भी पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए VL 149 या V124 किस्म विकसित की गई है, जिसकी खेती आप पहाड़ी क्षेत्रों में भी आराम से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के लिए JPUK 3, JK 13, JK 106, JK 439, JK 65, RK 56, JK 137 ये प्रजाति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसान इस प्रजाति की जो कोदो है वो बीज अपने यहाँ वो रुपाई और बुआई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के उपयोग से दर से उपयोग करना होता है किसानों को। जिसमें बुआई के समय 20 किलोग्राम यूरिया जो है, नाइट्रोजन जो है वो बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। बाकी जो बची हुई जो नाइट्रोजन है वो पहली सिंचाई के समय आराम से किसान भाई कोदो की फसल में दे सकते हैं। यूपी के गोरखपुर ज़िले से एक किसान भाई ने सिंचाई की व्यवस्था के बारे में लिखा है सवाल कि सर इस फसल में सिंचाई किस प्रकार से की जाए और इस फसल में कितनी सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम किसान भाई से कहना चाहेंगे कि ये वर्षा आधारित फसल है, इसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये वर्षा आधारित है, इसमें कम से कम वर्षा अगर होती है तो भी ये फसल आसानी से उगाई जा सकती है। अगर वर्षा नहीं भी होती है तो 1 से 2 सिंचाई में इस कोदो की फसल को उत्पादन हम आराम से ले सकते हैं, अच्छी उत्पादन ले सकते हैं।
अगर वर्षा हो जाती है तो हमें इन्हें अलग से सिंचाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। खरपतवार की बात करें तो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे जो भी खरपतवार हैं वो नियंत्रित हो जाएं, सूख जाएं। 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई तथा पहली निराई गुड़ाई के 15 से 20 दिन बाद इसकी दूसरी निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण आसानी से रह सके। और इसमें खरपतवार नियंत्रण जब रहेगा तो फसल, जो कोदो की फसल है, वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करने के साथ ही उत्पादन भी अच्छा आपको प्राप्त होगा। एक किसान भाई ने हमें एक सवाल भेजा है कि इस फसल से प्रति हेक्टेयर कितनी उपज की प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाई से हम ये बताना चाहेंगे कि ये सबसे पहले आप जान लें कि ये 100 से 110 दिनों की फसल होती है। 110 दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है, जो कि दाने इसमें बनते हैं, अगर इसमें दाने बनते हैं तो 14% अगर इसमें नमी है दाने में, तभी इसकी कटाई ज़मीन से 4 इंच छोड़ के इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। यानी अगर 14% नमी रह चुकी है अगर इस कोदो में, तो ज़मीन से इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर कोदो की फसल में हम इसके अनाज की उत्पादन ले सकते हैं, तथा 30 से 40 कुंटल भूसा जो है हमें प्रति हेक्टेयर कोदो के खेती से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि कोदो जो मिलेट है, श्री अन्न में कोदो बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है। हमें आशा है कि इस ऋषि कृषि जो एपिसोड है, इसके अंतर्गत आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, उनके जवाब आपको मिल चुके होंगे और आशा है कि आप इस जवाब से संतुष्ट भी होंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। मैं अतुल कुमार यादव, सीनियर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ACVC गोरखपुर, आशा करता हूँ कि इस एपिसोड में, ऋषि कृषि एपिसोड में, आपको कोदो से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी और आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी होंगी। आशा करते हैं कि आप इसको अपने जीवन शैली और खेती में उपयोग भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए अन्य मुद्दे पे, अन्य किसी मिलेट्स पे। इसी के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।